everybody, how are you all? This is me Kritika Khandelwal. Welcome to all of you in the socio world. समाज के संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे डिसिप्लिन हैं जो कि आप लोगों से मतलब उतने ही नहीं पढ़े जा रहे हैं कि सोशियोलॉजी को और ले आए हैं। वो अलग बात है कि सोशियोलॉजी भी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसीलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, ज्योग्राफी था, एनवायरमेंटल साइंस था, साइकोलॉजी था। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी कि ये जो सारे डिसिप्लिन नहीं पढ़ पा रहे थे या वो डिसिप्लिन इनफ नहीं थे? ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से एक नए डिसिप्लिन को आना पड़ा, दैट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, अब डिसिप्लिन आया, ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन चल के खुद आ गया। किसी इंसान ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, अब से सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ, हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले ये डिसिप्लिन आपका कब आया? तो ये हमारा आया था अर्ली 19th सेंचुरी में। अर्ली 19th सेंचुरी में डिसिप्लिन आया था और इसको कॉइन किया था 1838 में। किसने किया था बताओ? अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट ने कॉइन किया था। अब एक बात बताओ, क्या इससे पहले सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा जाता था? क्या समाज शास्त्र है जो हमारा, समाज को हम लोग नहीं पढ़ते थे पहले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौटिल्य के जमाने से हम समाज शास्त्र को पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट यहाँ पे अब हमने इसको रिकॉग्निशन दे दी है। ठीक है, सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन कर दिया है अब हमने। अच्छा मुझे बताओ, कॉइन करने का मतलब क्या होता है? कि मैंने सिक्का फेंक दिया? नहीं, कॉइन करने का मतलब होता है कि अब से इसको रिकॉग्निशन मिल गई है। ठीक है, अब से हम इसको ऑफिशियली बोलेंगे कि ये सोशियोलॉजी है, इसको सिलेबस में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, हाउ और वाई, कैसे और क्यों, क्या सिचुएशन आई, क्यों सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन आना पड़ा, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। एंड द नेक्स्ट इज, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड नेक्स्ट इज 3, दैट इज वेयर। कि सोशियोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, समाज शास्त्र कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ था हमारा यूरोप, और यूरोप में अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं तो वो होगा हमारा फ्रांस। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड। 3 पिलर्स जो एकदम बेसिक्स हैं कि हमारा जो सोशियोलॉजी है, ऐसी कौन सी सिचुएशन आई जिसकी वजह से सोशियोलॉजी को आना पड़ा, तो ये 3 पिलर्स के थ्रू हम समझेंगे। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, एवरी ईयर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम इन टर्म्स के मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम एक एक जाके इन टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है बताइए? व्हाट इज एनलाइटनमेंट? गौतम बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट मिल गया था। गौतम बुद्धा जी ने, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ, या प्रबोधन, गौतम बुद्धा जी ने अपने माइंड को एनलाइटन किया था। एनलाइटनमेंट का होता है कि हमारे माइंड में जो भी डार्कनेस थी, हमारे माइंड में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी गलत थिंकिंग थी, वो अब चेंज होके हम एक मॉडर्न तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं। ठीक है, अंधियारे से हम लोग निकल गए हैं, हम लोग उजाले की तरफ जा रहे हैं। ये आया था हमारा 17 to 18 सेंचुरी में। इसके बाद आया था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लगी, लोग शहरों की तरफ जाके रहने लगे। ठीक है, बहुत मास प्रोडक्शन होने लगी, और ये टाइम पीरियड है आपका 1750 to 1850। नेक्स्ट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन था जब लोगों ने मोनार्की को बिल्कुल हटा दिया था। ठीक है, मोनार्की क्या होती है? मोनार्की होती है कि एक राजा है, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। दिस इज द ऑल हायरार्किकल पोजीशन। ठीक है, सारी एक ही फैमिली से सारे लोग राजा बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, बट सारा जो कंट्रोल है वो स्टेट का, वो राजा के पास रहेगा, एंड किसी के पास किसी भी तरह के राइट्स नहीं होंगे। ये आया था हमारा 1789 में।
आपको जो याद रखना है, ये 1789 में आया था, बट ये हमारा चला था 99 तक, ठीक है। अब हम इस पूरे को एक साथ पढ़ेंगे। देखो, अब एनलाइटनमेंट पीरियड ये आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इससे पहले, एनलाइटनमेंट से पहले भी मैं आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाना चाहती हूँ जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, देखो, डार्क एज। ये बात हो रही है यहाँ पे 5 to 15 सेंचुरी की। डार्क का मतलब क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। इतना कब हम कहते हैं कि बिल्कुल ही अंधेरी रात हो गई है, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चारों ओर परेशानियां ही परेशानियां, इकोनॉमिकल बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, साइकोलॉजिकल बेसिस पे, एवरीवेयर इट वाज डार्कनेस। डार्क ये था जब फॉल हो रहा था रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर, वहां पे मोनार्की थी, वहां पे वो लोग रूल कर रहे थे, यहाँ पे रोमन एम्पायर गिर रहा था, लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही थी, और लोगों की थिंकिंग इतनी ज़्यादा बैकवर्ड थी, अंधविश्वास में इतना लोग भरोसा करते थे कि उन बीमारियों का कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था। एवरीथिंग इज़ लाइक जो हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी गिर रही थी, उसके बाद जो फैमिली सिस्टम है वो खराब हो रहा था, सब कुछ खराब हो रहा था। एजुकेशन लोगों को नहीं मिल रही थी, जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगी लोगों को तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से डेवलप होगी, ठीक है। जब फिर आता है हमारा रेनेसा। अब जो डार्क एज है, धीरे धीरे क्या होता है कि नए नए थिंकर्स आते हैं, जब नए नए साइंटिफिक, धीरे धीरे यहाँ से साइंटिस्ट डेवलप होना शुरू होते हैं, और जो पीक है साइंटिस्ट का वो होता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन में। अभी बहुत ज़्यादा डार्क एज चल रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोगों को अब रियलाइज होने लगता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, ये जो भी हमें चर्च कंट्रोल कर रहा है, वो अब हम कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लोगों की थिंकिंग थोड़ी डेवलप होने लगी, ठीक है। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। अब यहाँ पे इंसान का पुनर्जन्म नहीं हो रहा, इंसान की सोच का पुनर्जन्म हो रहा है। थिंकिंग है जो लोगों की वो चेंज हो रही है। अब लोग नए तरीके से सोचना स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ, जो पहले जो ये सब कुछ रिलीजन की वजह से हो रहा है, अब लोग थोड़ा साइंटिफिकली सोचने लगे। उसके बाद आता है हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक ये टाइम पीरियड है, पीक है, जिसमें हमारे अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस एंड न्यूटन। ये सारे जब थिंकर्स आते हैं तो ये साइंस की अलग अलग थ्योरीज लेके आते हैं और ये लोगों को बताते हैं। जैसे कोपरनिकस हमारी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी लेके आए थे, और उन्होंने बोला था, देखो भाई, सन अर्थ के अराउंड नहीं घूमता है, अर्थ सन के अराउंड घूमती है। पहले लोगों को क्या लगता था, सन है जो भगवान है, अर्थ कैसे घूम सकती है। लेकिन जब कोपरनिकस आते हैं तो बोलते हैं नहीं, अर्थ सन के अराउंड घूमती है। तो यहाँ पे जब उन्होंने ये बात बोली या उन्होंने प्रूफ दिए, तो लोगों के माइंड में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने लगी। अब यहाँ पे लोग साइंटिफिकली सोचने लगे, लोग साइंस की तरफ जाने लगे, हर चीज को क्वेश्चन करने लगे। ट्रेडिशनल जो उनकी थिंकिंग थी उसको पीछे छोड़ने लगे कि हाँ भाई, अब हमें ट्रेडिशनल थिंकिंग से नहीं सोचना है। जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है तो लोग साइंटिफिकली सोचने लगते हैं, और जब लोग साइंटिफिकली सोचने लगते हैं तो लोगों का माइंड क्या हो जाता है, क्या पढ़ा था हमने, एनलाइट हो जाता है। और जब लोगों का माइंड एनलाइट हो जाएगा तो हमारा कौन सा पीरियड आएगा, तो हमारा आएगा एनलाइटनमेंट पीरियड, ठीक है। एक बार मैं और आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले डार्कनेस, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इकोनॉमी गिर रही है। क्यों? जब हमारी गवर्नमेंट ही गिर रही है, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हो रहा है, तो इकोनॉमी गिरेगी, इकोनॉमी गिरेगी तो एजुकेशन के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं होगा, लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। अब एक तो लोग भगवान को पहले से ही मान रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि भगवान को मानना गलत है, लेकिन थिंक, आज मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, लाइक आज मुझे 10 बजे आपके सामने लाइव आना ही है, एंड सडनली बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो मुझे आना है क्लास में, ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी है। बट उस टाइम क्या होता था, लोग अंधविश्वास को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। फिर धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है, कुछ ऐसे थिंकर्स आते हैं कि जो लिखते हैं, फिलोसॉफीज को लिखते हैं। रेनेसां के टाइम पे बहुत सारा आर्ट एंड लिटरेचर आता है। जब वो आर्ट एंड लिटरेचर लोग पढ़ते हैं
तो लोगों का माइंड डेवलप होता है। देन कुछ ऐसे थिंकर्स आते हैं कि अब तो हम क्या करेंगे, अब तो हम लोगों को समझाएंगे कि भाई जो आप ट्रेडिशनल थिंकिंग से सोच रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। और वही साइंटिफिक थिंकिंग लोगों के माइंड को एनलाइटन करती है और आता है हमारा एनलाइटनमेंट पीरियड। यहाँ हमारे दिमाग की बत्ती खुल जाती है कि भैया बहुत हो गया, अब हमें क्या करना है, दिमाग से सोचना है, लॉजिक से सोचना है। तो एनलाइटनमेंट हमारा एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का मतलब हमारी थिंकिंग, जैसा हम पहले सोचते थे अब हम वैसा नहीं सोच रहे हैं। पहले हम क्या सोचते थे, ट्रेडिशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, बट अब हम ओवर अपने वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी में हम पहले पढ़ते हैं 17वीं से 18वीं शताब्दी के यूरोप में एक बौद्धिक था, आई थिंक इस पीरियड था, परंपरा, अंधविश्वास और धार्मिक सत्ता के बजाय तर्क, विज्ञान और लॉजिक। ठीक है, परंपरा, ट्रेडिशन, अंधविश्वास, स्केप्टिसिज्म एंड सुपरस्टिशन, एंड धार्मिक सत्ता, जो रिलीजियस आपकी अथॉरिटीज थी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेनली चर्च की बात हो रही है। यूरोप में चर्च कहता था कि हम जो कहेंगे आप वही करोगे, और लोग उसके चक्कर में फंसते जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एम्फेसाइज रीजन, साइंस, लॉजिक एंड इंडिविजुअलिज्म ओवर ट्रेडिशन का मतलब है कि अब लोग जैसे कि मेरे घर में एक फैमिली गैदरिंग है या फैमिली फंक्शन है, बट टुडे आई हैव आल्सो माय वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज लाइक, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपका कल एग्जाम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने बारे में पहले सोचना है। ठीक है, ट्रेडिशन में जो चल रहा है ठीक है वो हम कर लेंगे, लेकिन हमें अपने बारे में सोचना है। ठीक है, एनलाइटनमेंट आ गया है, अब इस एनलाइटनमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, इम्पैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले रिमूव ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन। अब लोग जो अंधविश्वास करते थे, लोगों को समझ आने लगा कि ये जो चर्च है वो हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारी थिंकिंग को, हमारी नॉलेज को, टैलेंट को दबाया जा रहा है। क्योंकि अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो, अगर वो पढ़ाई करेंगे तो वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, और अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो स्टेट को क्वेश्चन करेंगे, चर्च को क्वेश्चन करेंगे। साइंटिफिक थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन डेवलप होने लगी। ठीक है, एनकरेज नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। अब जिस इंसान के पास नॉलेज है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को रेदर देन ट्रेडिशनलिटी, दे विल फोकस ऑन नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। इंडिविजुअल फ्रीडम, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक फैमिली गैदरिंग है और आपकी क्लास है आज, तो इंडिविजुअलिज्म को हिंदी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब व्यक्ति पहले सेल्फ के बारे में सोचेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली को ये काम करना है या कोई पूजा करनी है या किसी पंडित को बुलाना है तो बुलाए, इट्स ओके, बट यहाँ पे मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगी। और मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा टेस्ट देना है, क्लास लेनी है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम क्लियर करना है। अब देखो, जब लोगों का माइंड एनलाइटन होगा, दिमाग की बत्ती खुलेगी, तब क्या करेंगे लोग, अब स्टेट को, एजुकेशन लेंगे लोग, पढ़ाई करेंगे तो फिर स्टेट को क्वेश्चन करेंगे अब कि बहुत हो गया मोनार्की, अब हमें मोनार्की को हटाना है, स्टेट को हटाना है, चर्च की बात को नहीं सुनना है। इंस्पायर्ड राइज ऑफ ट्रेडिशनल एंड सेक्युलर सोसाइटी। चर्च ने एकदम सोसाइटी को रिलीजन बेस्ड बना दिया था। लोगों ने बोला नहीं, अब हम सेक्युलर सोसाइटी की तरफ जाएंगे। सेक्युलर सोसाइटी यानी हम सारे रिलीजन को सम्मान देंगे। अंधविश्वास और कुप्रथाओं को हटाया, कुप्रथाओं यानी जो गलत प्रथाएं होती हैं। वैज्ञानिक सोच और अवलोकन को बढ़ावा दिया। ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग को हम लोग, साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिक, इन सबको हमने एनकरेज किया। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को एनकरेज किया। धर्मनिरपेक्ष समाज की बात की, दैट इज सेक्युलर सोसाइटी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये टाइम है जब ब्रिटिशर्स आपके आ रहे थे, 1700s की बात है, ये 1700 शताब्दी 17 ईयर की बात है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे आ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में भी आए थे, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी अफ्रीकन एंड अमेरिकन कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना लिया था। अब जब लोग सारे उसके वश में हो गए हैं तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ से उठाई लेबर, सस्ती लेबर उठा के उसको काम पे लगा दिया, और वहाँ से स्टार्ट की इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज यानी आपकी उद्योग स्टार्ट किए।
इंडस्ट्रीज। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो मैं गांव में तो स्टार्ट कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है गांव में स्टार्ट करने के लिए। मुझे शहर जाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे रिसोर्सेज मिल सकें, जहाँ पे मैं एक मुझे खुली जगह मिल सके। तो इंडस्ट्रीज, उस टाइम इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई थी। अब जो यहाँ का मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर टू मशीन बेस्ड इंडस्ट्री हो गई थी। दिस इज कृषि आधारित व्यवस्था से मशीन आधारित उद्योग हो गया था। पहले सोसाइटी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ठीक है। अब सोसाइटी कैसी हो गई है, इंडस्ट्रीज पे डिपेंड हो गई है। मतलब अब लोगों को स्किल सीखनी होंगी, और अगर सिटीज में इंडस्ट्रीज खुल रही हैं तो घर का जो मेन मेंबर होगा या मेल मेंबर होगा, ऑब्वियसली पहले जो पैट्रियार्की चलती थी तो जो मेल मेंबर होता था फैमिली का वही कमाता था। जो मेल मेंबर होगा वो जाएगा सिटीज में, जिसके पास काम नहीं है सिटीज में जाएगा वो, तो वहाँ पे क्या उसके पास इतने पैसे नहीं है, क्या वो अच्छी जगह रहेगा? नहीं, वो एक बेकार सी जगह पे जाके रहेगा, ठीक है। और वहीं से क्या डेवलप हुए हमारे स्लम। तो अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको पता है स्लम कैसे डेवलप हुए, तो वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, हमें पता होना चाहिए कि स्लम्स हमारे कहाँ से डेवलप हुए। जब लोग वहां पे गए शहरों में, सिटीज की तरफ मूव हुए, तो उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिली, उनके पास पैसे नहीं थे, वो एक ऐसी जगह पे रहने लगे जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऐसे करके स्लम डेवलप होने लगे, सोशल प्रॉब्लम्स हमारी आने लगी। और मुझे सोच के बताओ कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। अगर मैं सोचूं तो सोशल प्रॉब्लम्स, अब लोग वहां जाएंगे, वहां पे लोग आए हैं कमाने के लिए, अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए, लेकिन कमाई हो नहीं रही है, तो अब लोग जाएंगे गलत काम में, डेविएंस में जाएंगे, लोग चोरी चकारी में चले जाएंगे, ठीक है, मारपीट में चले जाएंगे। यही इसके इम्पैक्ट है कि न्यू क्लास सिस्टम एमर्ज, बुर्जुआज वरे प्रोलिटेरिएट। बुर्जुआज कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, पूंजीपति, ठीक है, यहाँ पे आएगा पूंजीपति, अमीर लोग जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और प्रोलेटेरिएट आर लेबर है जो, ठीक है, सर्वहारा लेबर है जो सबसे हार गया है, ठीक है। पुअर वर्किंग कंडीशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ऑब्वियसली मैंने बताया आपको कि जब लोग शहरों में जाएंगे तो वहाँ कंडीशन अच्छी नहीं होगी, लिविंग कंडीशन खराब हो जाएगी। अब इंसान बाहर कमाने जा रहा है, उसका एकदम से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, वो अपने घर पे भी पैसे नहीं भेज पाएगा, तो घर वालों का भी, उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही है। फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ डिसरप्टेड, फैमिली डिसरप्टेड कैसे हो गई? पहले फैमिली एक साथ रहती थी, लेकिन अब फैमिली का जो एक मेंबर है वो बाहर जा रहा है अर्निंग करने। बर्थ ऑफ न्यू सोशल प्रॉब्लम्स, क्राइम, पॉवर्टी, वी हैव कवर्ड दिस, एंड अर्बनाइजेशन, ओवरक्राउडेड सिटीज, अब किसी को काम नहीं मिल रहा। एक बात बताओ, मुझे आज काम, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, बट एक कंपनी आती है और मुझे कहती है कि हम आपको 1000 रुपीज देंगे, आपको एक हफ्ते काम करना है। अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड है तो ऑब्वियसली मैं करूँगी काम। तो वही यही वहाँ पे होता था कि लोगों के पास काम बिल्कुल भी नहीं है, और अगर उन्हें थोड़े बहुत पैसे देके भी, थोड़े बहुत पैसों से भी कुछ काम मिल रहा है तो वो काम करेंगे, चाहे उससे कम ही पैसे मिल रहे हों। फ्यूडल सिस्टम डिक्लाइन, फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? देखो, सबसे पहले उस टाइम पे क्या चलता था? फ्यूडल सिस्टम चलता था। सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, फ्यूडल सिस्टम पूरी लैंड बेस्ड इकोनॉमी होती है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर है किंग, नीचे हैं आपके फ्यूडल लॉर्ड्स जिनको वेसल्स भी कहते हैं, और यहाँ पे आपके कॉमनर्स जिनको हम सर्फ भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो परेशान व्यक्ति है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम में है, वो है हमारा कॉमनर्स। किंग है वो फ्यूडल लॉर्ड को लैंड देते थे कि तुम हमारी लैंड को प्रोटेक्ट करो और हम तुम्हें पैसे देंगे। फ्यूडल लॉर्ड वही लैंड को दे देते थे कॉमनर्स को कि तुम इस लैंड पे क्रॉप उगाओ और थोड़ा सा क्रॉप तुम रख लेना, बाकी का क्रॉप हमें दे देना, ठीक है। अब एक बात बताओ, नेचुरल डिजास्टर आ गया, बारिश हो गई, रुको, बारिश हो गई, फ्लड आ गई,
कुछ भी हो गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, बट इसकी गलती नहीं मानी जाएगी यहाँ पे। ये जो पीजेंट्स, ये पीजेंट्स आएगा यहाँ पे, सॉरी, पीजेंट्स की गलती नहीं मानी जाएगी यहाँ पे। उनको बोला जाएगा कि देखो भैया बात है ऐसी कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको हमें प्रोड्यूस देनी ही है, पैदावार आपको देनी ही है, कुछ भी करो। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स है वो किसको परेशान करते थे? पीजेंट्स को परेशान करते थे। और जो किंग है वो भी दुनिया भर के टैक्स लगा के किसको परेशान कर रहा है? पीजेंट को परेशान कर रहा है। अब ये वाला सिस्टम टूट गया। अब कौन सा सिस्टम आ गया? अब सिस्टम आ गया आपका ये वाला, जिसमें यहाँ पे बुर्जुआज हैं और नीचे प्रोलेटेरिएट हैं, ऊपर तो पूंजीपति हैं और नीचे आपके सर्वहारा हैं। लेट मी करेक्ट इफ आई एम नॉट करेक्ट, ओके। ये वो लोग हैं जो बहुत अमीर हैं और ये वो लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, सारे इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी इनके पास है एंड मशीनरी इनके पास है, बिल्डिंग इनके पास है। और ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास इवन स्किल्स भी नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ लिया एनलाइटनमेंट, लोगों का दिमाग खुल गया, लोगों की सोच बदलने लगी। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिस टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे और भी अफ्रीका अमेरिकन कंट्रीज को उन्होंने कॉलोनी बनाया था, मास प्रोडक्शन होने लगी। ठीक है, ये वही टाइम पीरियड चल रहा है। इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन चल रहा था तभी हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आधे में स्टार्ट हो गया था। ओवरलैपिंग टाइम पीरियड है यहाँ पे 1789 में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा चला है 1750 से 1850 और साइड बाय साइड हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, रेवोल्यूशन क्या होता है? हम कब से रेवोल्यूशन पढ़ते जा रहे हैं, कोई मुझे बताएगा क्या होता है रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन होता है क्रांति। क्रांति तो समझते होंगे आप कि पूरे लेवल पे चेंज कर दिया, बड़े लेवल पे चेंज कर दिया। तो ये होता है रेवोल्यूशन कि आपने पूरा की पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, कल को ऐसा ना हो ऑब्वियसली, कि अगर आज हमारे पास डेमोक्रेसी है और कल को हमारे पास मोनार्की आ जाए, ठीक है, या फिर कोई और देश हमारे ऊपर, हम किसी और देश के ऊपर कब्जा कर ले, ठीक है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। टोटल चेंज फ्रॉम अप टू बॉटम, सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसको कहते हैं हम रेवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो कहाँ पे हुआ होगा? फ्रांस में हुआ होगा। क्यों हुआ? ऐसी क्या नौबत आ गई? ठीक है, इसीलिए हुआ कि फ्रांस में मैंने अभी बताया मोनार्क्स ने परेशान किया हुआ था लोगों को, टैक्स ले लेके परेशान किया हुआ था। और कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आ रहे थे, वो नई नई किताबें लिख रहे थे। आई थॉट मैंने यहाँ पे ऐड किया होगा, ठीक है। जैसे कि जॉन लॉक, इन्होंने बात की नेचुरल राइट्स की। इन्होंने बोला भैया एक बात बताओ, जो राइट आप हमें फंडामेंटल राइट के नाम से दे रहे हो वो हमारे नेचुरल राइट हैं, वो हमें चाहिए। इसमें कोई ये ऐसे राइट हैं जो बाय बर्थ हमको मिल जाने चाहिए। रूसो बात करते हैं जनरल विल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। जनरल विल इज अ विल जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की विल होती है, ठीक है, सामान्य इच्छा। जैसे हम वोट देते हैं तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो किस गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं, वो होती है जनरल विल, कि आप अपनी मर्जी से कोई काम मत करो, लोग क्या चाह रहे हैं आपसे अब वो काम करो। वोल्टेयर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस टॉलरेंस की। सोचो जो आज हम बोलते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पे जाके लोगों और किसी को भी कुछ बोल देते हैं, पहले बोलने पे भी रोक थी। तो हमारे वोल्टेयर आए थे, इन्होंने बात की थी कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एंड वी रिलीजियस टॉलरेंस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं उनको मार दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, नहीं, थोड़ा हमें टॉलरेंट होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू किसकी बात करते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर की। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि जुडिशरी अलग होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए लेजिस्लेचर से, ठीक है, तो सबकी पावर अलग होनी चाहिए। सबकी पावर मिक्स हो गई तो हम, एक बात बताओ, अगर एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसकी शिकायत किससे जाके करेंगे? जुडिशरी से करेंगे ना। ये सारी बुक्स लिखी थी इन्होंने, ये बुक्स लिखी थी, और ये बुक्स इतनी उस टाइम आज के ज़माने में कहते हैं वायरल हो गई थी कि लोग इनको बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल अपराइजिंग, पॉलिटिकल कैसे? लोग डिमांड कर रहे हैं अब डेमोक्रेसी की, कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, बहुत हो गया।
सोशल अपराइजिंग कैसे, कि अब लोग इकट्ठा हो गए हैं, सामाजिक तौर पे क्या हो रहा है, पूरा चेंज हो रहा है। फ्रांस दैट एंडेड, मोनार्की को एंड कर दिया, फ्यूडल प्रिविलेजेस को ऐड कर दिया, फ्यूडल प्रिविलेज में यानी हमारा पूरा फ्यूडल लॉर्ड वाला सिस्टम चेंज हो गया। अब बात की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें बात होने लगी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी की। पहली बात तो हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें इक्वालिटी चाहिए, ऐसा नहीं है कि राजा यहाँ पे खड़ा है और राजा ने अगर किसी कॉमन व्यक्ति को मार दिया है तो वो कुछ भी कर सकता है, नो, दिस इज नॉट द इक्वालिटी। डेमोक्रेसी डीपली इन्फ्लुएंसिंग द राइज ऑफ सोशियोलॉजी। तो जब ये सारी चीजें हुई, अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं, कौन सी चीजें, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, एनलाइटनमेंट हो रहा है, 2 मिनट एनलाइटनमेंट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमारा आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। इम्पैक्ट क्या हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के, पहली बात तो मोनार्की एंड हो गई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अब लोग बात करने लगे इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी की, इक्वल सिटीजनशिप की मांग करने लगे। इक्वल सिटीजनशिप क्या होती है, इक्वल सिटीजनशिप होती है कि सब लोग बराबर हैं, ठीक है, समान नागरिकता, कि ऐसा नहीं है कि हमारे सामने किंग खड़ा हुआ है, अगर वो कोई क्राइम कर दे तो वो सही है, नहीं। इंस्पायर्ड थिंकर्स टू स्टडी पावर, अथॉरिटी, रिवॉल्यूशन, अब लोगों को, जब लोगों ने रिवॉल्यूशन के बारे में लिखने लगे अलग अलग, जैसे जनरल विल के बारे में रूसो ने लिखा, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा, तो इन सब लोगों ने सोचने पे मजबूर कर दिया लोगों को कि भैया बहुत हो गया, अब हमें चाहिए डेमोक्रेसी। अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल प्रॉब्लम हो रही है, एनलाइटनमेंट, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं है जो इन सबको पढ़ सके। पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा पॉलिटिकल प्रॉब्लम को, ज्योग्राफी पढ़ेगी कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हो रही है, हिस्ट्री पढ़ेगी कि प्रॉब्लम जो पास्ट में हो चुका उसको पढ़ेगी। हमें कोई ऐसा डिसिप्लिन चाहिए जो इन सब को पढ़ सके, और सबके बीच में कौन सी प्रॉब्लम होनी चाहिए, सोशल प्रॉब्लम्स, लोगों के पर्पस से पढ़ सके, अपने पर्पस से ना पढ़े, लोगों के पर्पस से पढ़े, लोगों के पर्पस से पढ़े, समाज के पर्पस से पढ़े, हमें एक ऐसा डिसिप्लिन चाहिए, और ऐसा डिसिप्लिन हमारा आता है सोशियोलॉजी, जिसे हम कहते हैं समाज शास्त्र। आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।